नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। 1543 ईस्वी में चर्च की सत्ता को चुनौती देने वाले मार्टिन लूथर ने सोचा भी नहीं था कि उनके इस आंदोलन से यूरोप में क्रांति आ जाएगी। धर्म की सत्ता से टकराए बिना यूरोप में रेनेसां मुमकिन भी नहीं था। 16वीं सदी में शुरू हुआ धर्म और विज्ञान के बीच का ये टकराव चलता रहा और आखिरकार 19वीं सदी में जाकर यूरोप धर्म के चंगुल से मुक्त होकर साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में पहुंच पाया। भारत में विचार और चिंतन पर आधारित वैज्ञानिक क्रांति की नींव 19वीं सदी में पड़ी। यूरोप के रेनेसां के 3 सदी बाद ही भारत में पुनर्जागरण हो पाया। 16वीं सदी यूरोप के लिए तो 19वीं सदी भारत के लिए पुनर्जागरण का दौर था। कोपरनिकस, गैलीलियो, जियोर्दानो ब्रूनो और आइजैक न्यूटन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 19वीं सदी के यूरोप में डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक हुए जो अपनी खोजों से धर्म की सत्ता को हिला रहे थे। 19वीं सदी के इसी दौर में भारत में भी ऐसे कई महान लोग पैदा हुए जिन्होंने धर्म की संस्थापना को ही चुनौती दे डाली थी। भारत में रेनेसां लाने वाले लोगों में ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जैसे अनेकों समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म पर आधारित सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि जिस दौर में यूरोप में चार्ल्स डार्विन ईसाइयत की बुनियादें गिरा रहे थे और भारत में ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ रहे थे, मुस्लिम समाज क्या कर रहा था? क्या 19वीं सदी में भारत के इस पुनर्जागरण काल में मुसलमानों में कोई ऐसा रहनुमा पैदा हुआ था जिसने इस्लाम की बुनियादें हिला दी थी? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, और उस रहनुमा का नाम है सर सैयद अहमद खान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में सैयद अहमद खान मुसलमानों के मसीहा थे, और अगर वे मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे तो क्या वजह है कि आज भी मुस्लिम समाज के उलेमाओं की जमात सर सैयद अहमद खान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहला सवाल जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, सर सैयद अहमद खान बहुत वजाहत से बात लिखते हैं कि कुरान मजीद को समझने में कहीं पर अकल और नकल में इख्तलाफ हो रहा है तो अकल को तरजीह दी जाएगी और दुनिया का हर अमल तालील और तस्बीब इल्लत और सबब के कानून के तहत चल रहा है, लिहाजा जहाँ कहीं इसकी खिलाफ वर्जी नज़र आएगी हम उसकी तावील करेंगे। इसके नतीजे में जन्नत जहन्नुम का तसव्वुर हो, फरिश्तों का तसव्वुर हो, मौजज़ात का तसव्वुर हो, उन्होंने इसकी तौजीह की, तावील की। आपका इस बारे में क्या नुक्ता नज़र? मैं इस पूरे नुक्ता नज़र को आखिरी दर्जे की गलती समझता हूँ। तो यहाँ मुशाहिदे को अकल समझ लिया गया है, इल्लत व मालूल के अमूमी अमल को इंसानी ज़िंदगी से उठाकर उसका इतलाक़ खुदा पर भी कर दिया गया है। मैं इन चीज़ों को आखिरी दर्जे में गलत समझता हूँ। बहुत बड़ा फितना शुरू हो चुका था उम्मत के अंदर कि अहादीस नबविया की कोई खास अहमियत नहीं है, बस कुरान कुरान कुरान, और कुरान की फिर तफसीर करने में जो अपनी अकल में आए। रोक तो खत्म हो गई ना। जो एक खास शक्ल बनती है दीन की, शरीयत की, वो तो कुरान पर हदीस का इजाफा होगा, कुरान पर सुन्नत का इजाफा होगा, तब शक्ल बनेगी। इस्तिग़फ़ाफ़ सुन्नत के फितने की असल जड़ सर सैयद अहमद खान है। कोई और शख्स इस काबिल था ही नहीं कि वो इस फितने को शुरू कर सकता। उसकी एक बड़ा ऊंचा मकाम, वो बहुत बड़ा आलिम था। उलमाए देवबंद की चोटी के लोग हैं, उनका हम सबक। अब नतीजा क्या निकला कि अब इन अहादीस की तरफ बाद में आपको पता है कि सर सैयद का स्कूल, फिर सर सैयद का कॉलेज, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसी से जो तालीम हासिल करके निकले वही मुस्लिम लीग के अंदर ज़्यादा कारकुन थे, लीडर थे, वही सिविल सर्विसेज में थे, वही पाकिस्तान बना है तो यहाँ आके हो गए। लिहाजा ये फितना हमारे माशरे में बहुत गहरी जड़ें रखती है। सर सैयद अहमद खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने 19वीं सदी में इस्लाम के अंदर बेचैनी पैदा की थी और मुसलमानों की तकदीर और उनके मुस्तकबिल को साइंस से जोड़ने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने ही किया। सर सैयद अहमद खान अपनी कौम को सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना चाहते थे, इतना कहना उनके कद को छोटा करना होगा। मॉडर्न एजुकेशन से उनका मतलब था कि मुसलमान अपनी दकियानूसी रवायतों को छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर के साथ आगे बढ़ें ताकि मुसलमानों की अगली पीढ़ी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। ये वो दौर था जब पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम थी। मुगल सल्तनत के तो अवशेष ही बाकी रह गए थे। सर सैयद अहमद के पिता सैयद मोहम्मद मुत्तकी मुगल बादशाह अकबर शाह सानी के सलाहकार थे और सैयद अहमद के नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन मुगल दरबार में वजीर थे। सैयद अहमद 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अपने बड़े भाई सैयद मोहम्मद बिन मुत्तकी और बड़ी बहन सफियातुन निसा के साथ सैयद अहमद का बचपन मुगल दरबार में बीता था और मुगल दरबार में पिता और नाना के ऊंचे ओहदे की वजह से उन्होंने अच्छी तालीम और शाही तरबियत हासिल की। 22 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिता की मौत के बाद सैयद अहमद पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। नाना तो पहले ही गुजर चुके थे और इसी बीच 1837 में बादशाह अकबर शाह की मौत हो गई।
अकबर शाह की मौत के बाद उनके बेटे बहादुर शाह जफर ने गद्दी संभाली। मुगलिया हुकूमत में सैयद अहमद के बाप दादा की वफादारी का इनाम यह था कि सम्राट बहादुर शाह जफर ने 20 साल के सैयद अहमद को आरिफ जंग के ओहदे से नवाजा, लेकिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर जिंदगी काट रहे आखिरी मुगल बादशाह के दिए इस ओहदे से सैयद अहमद को कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह की तंगहाली का असर सैयद अहमद के परिवार पर भी पड़ा और सैयद अहमद को नौकरी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मोहताज होना पड़ा। सैयद अहमद की तरबियत और तालीम अच्छे घर में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देश को चलाने के लिए काबिल लोगों की जरूरत थी। यही वजह थी कि सैयद अहमद को 1838 में दिल्ली में सदर अमीन के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 1 साल में ही उनका प्रमोशन हो गया। अब वे ईस्ट इंडिया कंपनी में नायब मुंशी यानी कि डिप्टी रीडर बन गए, लेकिन 1 साल की नौकरी के बाद ही उनका ट्रांसफर आगरा में हो गया। 1841 में उन्हें फतेहपुर सीकरी की निचली अदालत में मुंसिफ के पद पर नियुक्ति मिली। फतेहपुर सीकरी में 5 साल नौकरी करने के बाद 1846 में उन्हें फिर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और वे 1854 तक दिल्ली में ही रहे। 1855 में सैयद अहमद का प्रमोशन हुआ और सदर अमीन के ओहदे पर बिजनौर में उनकी पोस्टिंग हो गई। बिजनौर में चीफ रीडर की पोस्ट पर काम करते हुए सैयद अहमद को 2 साल ही हुए थे कि 1857 का वो समय आ गया जब सैयद अहमद की जिंदगी के साथ मुल्क की सियासत में भूचाल आ गया। 1857 के गदर ने सब कुछ बदल दिया, निज़ाम बदला और इतिहास भी बदला। साथ ही सैयद अहमद के विचार भी बदल गए, क्योंकि ये वो साल था जब मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया गया। मुगलों के साथ मुगलों के वफादार लोगों को भी चुन चुन कर मारा गया और सैयद अहमद का परिवार तो पीढ़ियों से मुगलों का वफादार था। इसी वजह से 1857 के गदर में सैयद अहमद के परिवार के भी कई लोग मारे गए थे। 1857 के गदर के वक्त सैयद अहमद बिजनौर में पोस्टेड थे। उन्हें अपने खास लोगों के कत्ल की खबर मिल चुकी थी, फिर भी वे ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों की जान भी बचाई। 1857 के गदर में सैयद अहमद ने अपने लोगों को खोया था। इस गम को वो बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने मिस्र जाने का फैसला कर लिया। देश में मुसलमानों के हालात बुरे थे। गदर के बाद दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को दरबदर होना पड़ा था। देश के बाकी जगहों पर भी मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं थे। जिस कौम की हुकूमत 800 वर्षों से कायम थी, वो कौम रातों रात बर्बाद हो चुकी थी। बादशाहत खत्म हो चुकी थी। अब मुसलमानों को बादशाहों की नहीं बल्कि नेता की ज़रूरत थी, जो बदहाली और बर्बादी के अंधकार में भटकते मुसलमानों को सही रास्ता बता सके। कौम के हालात को देखते हुए सैयद अहमद ने भारत छोड़कर मिस्र जाने का फैसला त्याग दिया और मुस्लिम समाज की तरक्की कैसे हो इस चिंतन में लग गए। गदर के 2 साल बाद सैयद अहमद ने 1859 में उर्दू में एक किताब लिखी जिसका नाम था असबाब-ए बगावत हिंद, भारतीय विद्रोह के कारण। इस किताब में सैयद अहमद ने 1857 के गदर के कारणों की पड़ताल की। अंग्रेजों ने 1857 की गदर के लिए मुसलमानों के एलिट क्लास को जिम्मेदार ठहराया था, जो ब्रिटिशर्स के बढ़ते साम्राज्य से घबराए हुए थे। लेकिन सैयद अहमद ने अपनी इस किताब में अंग्रेजों की इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि गदर के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। सैयद अहमद ने अपनी इस किताब में लिखा कि मैं समझता हूं कि किसी दुर्घटना के लिए किसी एक कौम को जिम्मेदार ठहराना गलत है। 1857 के गदर के पीछे जितने जिम्मेदार मुस्लिम हैं, उतने ही जिम्मेदार अंग्रेज हुक्मरान भी हैं, जिन्होंने हालात को समझ पाने में और वक्त रहते काबू ना कर पाने की गलती की। मुसलमानों को हाशिए पर रखकर हुकूमत करना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों को अगर लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर ब्रिटिश परचम लहराए रखना है तो उन्हें मुसलमानों पर भरोसा कायम रखना होगा और मुसलमानों को हुकूमत में वाजिब हिस्सेदारी देनी होगी, ताकि 1857 जैसी हरामजदगी फिर दोबारा ना हो। असबाब-ए बगावत हिंद जैसी किताब लिखकर सैयद अहमद ब्रिटिश हुकूमत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता साबित हुए। गदर के बाद के हालात को देखते हुए सैयद अहमद को भारत में मुसलमानों के मुस्तकबिल की चिंता खाए जा रही थी। उनकी नज़र में मुसलमानों के हालात को बदलने का सबसे बड़ा जरिया एजुकेशन ही था। अब तक सैयद अहमद यह जान चुके थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान के मालिक इसलिए बने हैं क्योंकि वे दुनियावी इल्म में हिंदुस्तानियों से बेहतर हैं, और दुनियावी इल्म का मतलब साइंस और साइंटिफिक सोच पर आधारित इल्म है। इसी सोच के साथ सैयद अहमद ने मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ने की पहल शुरू की। उन्होंने 1858 में मुरादाबाद में पहला स्कूल खोला और 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की,
से आज विक्टोरिया हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। हाजीपुर में ही उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इस साइंटिफिक सोसाइटी को बनाने के साथ ही उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी में कई पत्रिकाएं भी शुरू की और वे मुसलमानों को साइंस और एजुकेशन से जोड़ने की वकालत करने लगे। उन्होंने अपनी इस पत्रिका में अपने बेहतरीन लेखों से मुस्लिम समाज को शिक्षा से जोड़ने की अपील शुरू कर दी। 1867 में उनकी पोस्टिंग बनारस में हो गई। बनारस में पहले से ही उर्दू भाषा के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे थे। सैयद अहमद उर्दू को लेकर बहुत ही संजीदा थे। उर्दू को लेकर इसी दीवानगी के चक्कर में उन्होंने ये मान लिया कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के रास्ते अलग अलग हैं। 1869 और 70 के बीच सैयद अहमद इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखा और इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद वे भारत में मुसलमानों के लिए कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब देखने लगे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े ओहदे के मुसलमानों के साथ मिलकर एक समिति बनाई और 24 दिसंबर 1870 को मुसलमानों के हितों की बात करने वाली पत्रिका तहदीब अल अखलाक शुरू कर दिया। सर सैयद अहमद ने पश्चिम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक विचारधारा में बुनियादी सुधार की ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने उन इस्लामिक मान्यताओं को खारिज कर दिया जो साइंस के पैमाने पर फिट नहीं बैठते थे। मई 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया। 1876 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस स्कूल को कॉलेज में बदलने की बुनियाद रखी। कट्टर मुसलमानों के विरोध के बावजूद कॉलेज ने तेजी से तरक्की की और आगे चलकर यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया। सैयद अहमद को धर्म के आधार पर टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है और इसी वजह से सैयद अहमद को बंटवारे का बीज बोने वाला करार दिया जाता है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हर महापुरुष के दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं। सैयद अहमद खान जिस दौर में जी रहे थे वहां उनके लिए मुसलमानों के मुस्तकबिल को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे हिंदुओं से नफरत करते थे। वे सेकुलरिज्म के हिमायती थे। उन्होंने पशु हत्या का विरोध किया। यहाँ तक कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुर्बानी का भी विरोध किया। कौमी एकता को लेकर कितने संजीदा थे, इस बात का अंदाजा उनके 27 जनवरी 1884 को गुरदासपुर में दिए भाषण से होता है। गुरदासपुर में उन्होंने कहा था, हे हिंदुओं और मुसलमानों, क्या आप भारत के अलावा किसी और मुल्क से हैं? क्या तुम इस मिट्टी पर नहीं रहते? क्या तुम्हें इसके नीचे दफनाया नहीं जाता या इसके घाट पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं किया जाता? यदि आप इसी मिट्टी पर जीते और मरते हैं तो ख्याल रखें, हिंदू और मुस्लिम केवल लफ्ज़ भर हैं। इस मुल्क में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई खुद में हिंदुस्तान ही हैं। 1860 से 1898 के बीच सैयद अहमद पर लगातार इस्लामिक फतवे जारी होते रहे, क्योंकि सैयद अहमद रूढ़िवादी इस्लाम की खुलकर मुखालफत करते थे और वे ये मानते थे कि मुसलमानों में साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ तब तक विकसित न होगी जब तक वे इस्लाम के प्रति अपनी कट्टर सोच से आज़ाद नहीं होंगे। सैयद अहमद ने कुरान की साइंटिफिक व्याख्या कर डाली और कुरान में उल्लिखित अनसाइंटिफिक बातों को मानने से इनकार कर दिया। चांद के 2 टुकड़े होने, मोहम्मद का आसमानी सफ़र, जिब्रील की कहानी और मूसा के समुद्र से रास्ता निकालने वाली कहानियों को सैयद अहमद ने इंसानी दिमाग की उपज बताया और इस तरह की तमाम बातों को मानने से इनकार कर दिया। आज इस्लाम की थोड़ी भी आलोचना करने वालों के सर तन से जुदा हो जाते हैं। तो सोचिए कि आज से 2 सदी पहले कोई शख्स साइंस के चश्मे से कुरान को देखने समझने की हिमाकत कर रहा था और एक कौम को साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। ये कोई साधारण बात नहीं थी और ना ही ऐसी हिमाकत कोई साधारण आदमी कर सकता था। सैयद अहमद वो पहले मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन की थ्योरी को सही करार दिया था। 27 मई 1898 को सैयद अहमद खान की मौत हो गई। उर्दू को लेकर संकीर्णता और टू नेशन थ्योरी की वजह से मैं सैयद अहमद का आलोचक हूँ। इसके बावजूद मैं उन्हें मुस्लिम समाज का अंबेडकर मानता हूँ। ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय की तरह वे हिंदुस्तान के नायक भले ही ना बन पाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के सच्चे रहनुमा वही थे। और सैयद अहमद के गुजरने के 125 साल बाद आज भी मुसलमान जहालत के उसी दलदल में खड़ा है जहां से निकालने की जद्दोजहद में सैयद अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। भी समाज की तरक्की का रास्ता एजुकेशन से होकर गुजरता है।
बात सैयद अहमद बखूबी समझ गए थे, लेकिन उनकी सोच के उलट मुसलमानों ने मदरसों को मजहबी जहालत पैदा करने का अड्डा बना लिया। आज की स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज के तकरीबन 10 लाख बच्चे हर साल मदरसों से हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। जरा सोचिए कि अगर ये 10 लाख बच्चे हर साल चपरासी से लेकर डीएम तक की नौकरियों का हिस्सा बनते तो क्या आज मुसलमानों के हालात ऐसे होते? यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति तभी मुमकिन हो पाई जब वहां ईसाइयों की तरक्की पर कुंडली जमाए बैठे पादरियों की सत्ता को खत्म किया गया और मजहब को दरकिनार कर साइंटिफिक सोच को बढ़ावा मिला। मुस्लिम समाज की मेहनत पर ऐश कर रहे आज के उलेमा, मुफ्ती, मुल्ला, मौलवियों की इतनी औकात नहीं कि वे सर सैयद अहमद खां की सोच को तस्लीम कर सकें। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान इस्लाम से आगे भी कुछ सोच सके कि सैयद अहमद खां के रास्ते पर चलकर अगर मुसलमान दुनिया को साइंटिफिक टेम्पर के साथ समझने लग जाएगा तो इन हरामखोर परजीवियों की औकात खतरे में पड़ जाएगी। मुसलमानों को सैयद अहमद की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, दूसरों को इस्लाम का चेहरा मत दिखाओ, इसके बजाय चरित्र, ज्ञान, सहिष्णुता और पवित्रता के आईने में अपना चेहरा देखो। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।